हेलो स्टूडेंट, अपेक्स के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। पहले तो हम लोग देखेंगे कि वर्क क्या है और इससे जो रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग ध्यान देते हैं यहाँ पे वर्क। वर्क क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मान लो कि ये है ऑब्जेक्ट है और इससे एक हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स लगाने के बाद जो है इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में जो है चेंजिंग हो जाता है, यानी कि अब कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया। यानी कि फोर्स लगाए, फोर्स लगाने के बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर कहीं भी अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग आ जाता है तब हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन जो है हम लोग किए हैं। जैसे बात करो, वर्क का जो एक्सप्रेशन होगा, वर्क बराबर जो होता है, वर्क बराबर जो होता है आपको क्या हो गया, F इंटू एस। यानी कि हम वर्क बराबर बोल सकते हैं कि फोर्स इंटू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को बोलते हैं हम लोग वर्क। यानी कि फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट के जो है पोजीशन में आपको क्या हो जा रहा है, चेंजिंग हो जा रहा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क बोल रहे हैं। अगर हम लोग जनरल लाइफ में क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगा रहे हैं और आपको ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंजिंग नहीं होगा तब हम लोग कहेंगे कि आपको वर्क नहीं हुआ है। लेकिन जनरल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए यहाँ पे सिंपली जो हम लोग देखे कि वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर होता है फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना ऑब्जेक्ट जो है आपको डिस्प्लेस हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं वर्क। अब यहाँ देखो, ये जो है ऑब्जेक्ट जो है कहां पे रखा हुआ है, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल कहने का मतलब आपको प्लेन प्लेन पे रखा हुआ है, इस तरह से रखा हुआ है आपको। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसमें जो वर्क का जो एक्सप्रेशन आता है F इंटू एस आता है। F यानी कि क्या हो गया, F को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को पता है, F को बोलते हैं हम लोग फोर्स। क्या बोलते हैं, फोर्स। अब एस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ठीक है, हम लोग ये देख लिए कि ये आपको फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगाने के बाद ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेस हो जा रहा है, यहां से ऑब्जेक्ट आपको यहां पे आ गया। तो ये जो है आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट अगर मान लो कि इंक्लाइंड प्लेन पे हो। इंक्लाइंड के मतलब क्या होता है वो समझो। जैसे मान लीजिए आपका इस तरह से प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं झुका हुआ जो आपका प्लेन होता है। देखो ये एंगल बना रहा है ना, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपको वर्क होता है, वर्क का जो एक्सप्रेशन याद करना है, वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये याद करना है आपको। अब यहाँ पे कहेंगे कि थीटा क्या है, तो ये चीज समझ लो कि थीटा जो है एफ और एस के बीच का जो एंगल है उसी को हम लोग बोल रहे हैं, ये आपका एंगल हो गया थीटा हो गया। यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो आपको एंगल है उसी को हम लोग थीटा बोल रहे हैं। तो हम लोग दो एक्सप्रेशन देखें और दोनों एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट आपको पूछ भी सकता है कि वर्क का फॉर्मूला बताओ, तो आपको ऑप्शन में दे दिया रहेगा। ठीक है, इसलिए जो है ये दोनों जो आपका फॉर्मूला है वर्क का, ये दोनों आपको याद रखना है। वर्क का जो आपको फॉर्मूला जो दोनों जो बताए वो चीज आपको याद रखना है। तो बात समझो, पढ़ना पहले जो वर्क के आपको बताएं वो आपको F इंटू एस, ठीक है, ए याद कर लेना,
और दूसरा जो है वर्क का आपका वो एफ एस कॉस थीटा, ये चीज याद रखना, ठीक है। यानी कि थीटा क्या है, नॉर्मली समझना कि एफ और एस के बीच का एंगल है, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो आपका एंगल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि वर्क से न्यूमेरिकल आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में वो क्या आएगा, कैसे आएगा, वो बात समझो। जैसे पहली बात है कि पहले तो हम इसका यूनिट ही आ जाएगा आपको। कैसे? मान लो कि आपको लिखना है एसआई यूनिट। क्या लिखना है? आपको एसआई यूनिट लिखना है। आपको एसआई एसआई यूनिट लिखना है, ठीक है। एसआई यूनिट, तो बात समझो हम लोग कैसे लिखेंगे एसआई यूनिट। तो यहाँ पे देखो, आपको जो है आपको कहेंगे कि ये बताओ फोर्स जो होता है, ये फोर्स हो गया, तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते देखो ए लिख दिए न्यूटन, ठीक है। और ए जो है आपको एस क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस से क्या होता है मीटर। यही न्यूटन मीटर जो है आपको क्या हो गया, आपको यूनिट हो गया एसआई यूनिट। और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग बोलते हैं जूल। क्या बोल सकते हैं इसको, जूल, ठीक है। क्या बोलेंगे, जूल। तो कई बार क्वेश्चन तो ऐसे आ जाता है, आपको क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आ जाएगा, ये बताओ वर्क है, ठीक है। वर्क आप एक्सप्रेशन बता दीजिएगा, एफएस होता है। ये कब होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर मान लो कि हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने के बाद क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेस हो गया, इतना मतलब क्या है, वो डिस्टेंस कवर कर दिया, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि वर्क बराबर हो गया एफएस। अगर मान लो कि इंक्लाइन प्लेन पे है, तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर ऑब्जेक्ट है, तो इंक्लाइन प्लेन पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो फोर्स कितना लगेगा, सॉरी वर्क कितना होगा, तो आप बोलिए कि वर्क बराबर होगा एफएस कॉस थीटा। कब, जब इंक्लाइन प्लेन पे रहेगा तब। आगे पूछेगा आपको कि ठीक है वर्क का आपका यूनिट क्या होगा, तो आप बोलिएगा न्यूटन मीटर। क्यों, क्योंकि फोर्स का होता है न्यूटन और ये क्या है डिस्टेंस पे, हम मीटर लिख दिए, तो इसी न्यूटन मीटर को आपको जूल होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो यहां से भी आ सकता है कि वर्क का बताओ यूनिट क्या होगा, तो आप जूल भी मारिएगा, या क्वेश्चन में आएगा कि जूल किसके बराबर होता है, तो आपको न्यूटन मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान से, तो क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या बनेगा, एक ऐसा क्वांटिटी है, तो आपको बताए थे ये देखो, ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है बाबू, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। ये चीज भी याद रखना है, कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज ध्यान रखना है। कहने का मतलब वर्क से क्वेश्चन क्या बन गया आपको, तो वर्क से आपको क्वेश्चन बन गया कि पहला एक्सप्रेशन आ गया, दूसरा वर्क बराबर हो गया एफएस कॉस थीटा, और तीसरा हो गया आपको कि सर एसआई यूनिट जो होता है इसका हम लोग वर्क का लिखते हैं जूल, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन मीटर जूल, मतलब न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है। और बोलिए कि आपका जो वर्क होता है, वर्क कौन सा क्वांटिटी है, तो आपको पता चल गया कि सर वर्क जो होता है स्केलर क्वांटिटी। आगे हम लोग देखते हैं, इसी में देखते हैं अब ये फॉर्मूला हम लोग देख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दो, देख लो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम वर्क लिखे हैं वो क्या लिखे हैं बाबू, एफ लिखे हैं और एस लिखे हैं, और यहाँ लिखे हैं कॉस थीटा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा, इस पे कैसे क्वेश्चन बनेगा वो थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। ये लिखिए, अब देखो यहाँ पे क्या लिखेगा, एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, एफ और एस का जो बीच का जो एंगल हो उसको हम लोग कॉस थीटा, बात समझिए। अगर बोलेगा कि ये बताओ वर्क जो है मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम आपको कब होगा, तो बात समझिए। हम लोग नॉर्मली की 10th भी 10th के ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि आपको जो cos थीटा मैक्सिमम कब होता है, तो cos थीटा जो होता है मैक्सिमम कब होगा, तो आपको 1 पे होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना होता है, थीटा बराबर आपको 0 पुट करेंगे तो एक्सप्रेशन जो होगा मैक्सिमम होगा। और मिनिमम कब होगा, तो अगर मान लो कि एक थीटा है और cos थीटा का वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं, तो एक एक्सप्रेशन कितना आ रहा है, थीटा
का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 का वैल्यू जो होता है वो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो cos 0 का वैल्यू से पूरा यहाँ 1 आ गया, आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया fs। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू जो होता है आपको 0 होता है। तो जब यहाँ हम 90 पुट करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन जो हो जाएगा आपको 0 होगा। तो यहाँ देखो हम लोग बता रहे हैं आपको कि वर्क जो होगा, वर्क मैक्सिमम कब होगा, या ध्यान देना है। तो वर्क मैक्सिमम कब होगा, तो जब हम लोग थीटा बराबर 0 डिग्री लेंगे, ठीक है, थीटा बराबर कितना लेंगे 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री पुट करो तो W बराबर यानी कि वर्क बराबर होगा F हो गया और S हो गया और 0 डिग्री पुट कर देंगे यहाँ बाबू, ठीक है। तो cos 0 का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है। यहाँ देख लो यहाँ जो होगा कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है सर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ देखो जब यहाँ ये 1 आ गया, ये पूरा जो है ना बाबू यहाँ पे जो पूरा हो गया ये वैल्यू ये कितना हो गया, तो बोलिएगा कि सर 1 हो गया। और जब ये 1 हो गया तो यहाँ पे जो वर्क का वैल्यू हो गया वो वर्क का वैल्यू कितना हो गया बाबू F हो गया और S हो गया। तो ये जो हो गया मैक्सिमम वर्क हो जाएगा। कब होगा आपको, ये मैक्सिमम वर्क होगा, ठीक है। तो पता चल गया, आपसे क्वेश्चन में आ जाएगा कि वर्क मैक्सिमम किस एंगल पे होगा, तो 0 डिग्री पे। और मैक्सिमम के केस में आपको फार्मूला कौन लगाएंगे, W बराबर वर्क बराबर एस हो गया। अब देखते हैं हम लोग एक वर्क मैक्सिमम के लिए लिखे, आगे देखते हैं हम लोग मिनिमम के लिए। अगर मान लीजिए कि जैसे मिनिमम के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब कैसे देख रहे हैं यहाँ पे मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो मिनिमम के केस में क्या होगा, अगर थीटा बराबर हम लोग लेंगे 90 डिग्री, ठीक है, कितना लेंगे 90 डिग्री। तो बोलिए 90 डिग्री क्यों सर, तो 90 डिग्री इसलिए लेंगे कि cos थीटा cos का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो 90 पे क्या होगा आपको मिनिमम हो गया यानी कि 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो हम लोग यहाँ वर्क लिखे, वर्क यहाँ लिख दो ऐसे, वर्क हो गया और बराबर F लिख देंगे और यहाँ S और ये क्या हो गया 90 डिग्री, इनको ऐसे cos आपको 90 डिग्री। तो एक cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना वैल्यू हो गया, आप बोलिएगा सर 0 हो गया। ये कितना हो गया 0 हो गया। तो अगर कोई भी नंबर में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जो नंबर हो जाएगा वो क्या होगा 0 हो गया। यानी कि वर्क यहाँ पे क्या हो गया बाबू 0, यानी कि यहाँ पे मिनिमम वर्क होगा। जैसे बात समझो, अगर कोई भी व्यक्ति है तो क्वेश्चन में आता है कि मान लो कि अपना सिर पे जो है कोई वजन लिए हुए हैं, तो उस टाइम वर्क कितना होगा। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे खड़ा है और अपने सिर पे कोई वजन या कोई सामान रखे हुए हैं, तो उस टाइम वर्क कितना होगा, तो उस टाइम वर्क होता है 0। क्यों इसलिए कि यहाँ पे जो होगा, यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है आपको परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों के F और S के बीच के एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा तो वर्क कितना होगा 0। तो यहाँ पे कहने का मतलब होगा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो अगर परपेंडिकुलर है, ठीक है, और कहीं अगर चेंजिंग नहीं आ रहा है मतलब परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो वर्क डन कितना होगा उस टाइम, वर्क डन होगा आपको। तो बात समझ में आ गया। तो कहने का मतलब कि आप लोग को दो चीज समझ में यहाँ पे आ गया। तो वर्क के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े अभी तक, तो हम लोग वर्क के बारे में पढ़े कि वर्क क्या होता है। तो वर्क बराबर पढ़े कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें अगर डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है या चेंजिंग हो जा रहा है, उसी को हम लोग नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं वर्क बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात, वर्क का हम लोग जो एक्सप्रेशन जो एग्जाम में आता है, एग्जाम ऑब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वर्क का एक्सप्रेशन आपको बता दिए कि W जब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो उस टाइम जो वर्क होगा, वर्क बता दिए क्या बताए थे, अगर इंक्लाइन प्लेन पे है
तो आपको एफएस cos थीटा। अच्छा, दूसरी बात कि वर्क जो होता है मैक्सिमम कब होता है, तो आपको देखना है कि cos मैक्सिमम कब होगा। तो cos मैक्सिमम वैल्यू जो होता है cos का किस पे होता है, आपको 0 डिग्री पे। इसलिए जो है आपको जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था एफएस आया था। और मिनिमम कब होता है, तो आपको 90 डिग्री पे। किस पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे देखे कि आपको एफएस जो है यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ 0 हो गया, यानी कि वर्क आपको 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे वर्क वर्क के बारे में, आप लोग को पता चल गया वर्क क्या होता है। आगे देखते हैं हम लोग। ये बेसिक क्वेश्चन है, इससे ज्यादा एसएससी या पीसीएस में वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन में आएगा नहीं। आगे हम लोग देखते हैं। जैसे अब यहाँ समझो थोड़ा सा पावर के बारे में समझो। पावर पावर से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो समझो। पावर जो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो आपको कार्य करने का जो दर होता है, रेट होता है, जो कैपेसिटी होता है, जो एफिशिएंट कार्य करने का जो दर होता है, यानी कि वर्क डन जो है कितना टाइम में हो रहा है, उसी वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पावर बोलते हैं। वर्क पर यूनिट टाइम, उसी को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। यहाँ पे समझो कि आपको जो होता है, यहाँ पे देखो, अगर आपको मान लो कि यूनिट लिखना है, ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे आएगा वो बात समझो। अगर आपको मान लो कि हम यूनिट लिखना है, कैसे लिखोगे ये बात समझो। आप बोलोगे कि सर पावर इक्वल टू, आप वर्क का यूनिट पता है आपको, तो वर्क को बोलिए कि सर वर्क क्या होता है ना, वर्क का यूनिट होता है, क्या होता है, ठीक है। ठीक है, चलो आगे करें। अगर बोलेंगे कि वर्क का यूनिट जो होगा आपको जूल हो गया, ठीक है, ऐसा यूनिट जूल हो गया, तो टाइम का क्या होता है आपको, तो बोलिएगा कि सर टाइम का जो होता है ना वो सेकेंड, तो आपको वर्क का क्या हो गया, जूल हो गया, और आपको टाइम का क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो कहने का मतलब सर कि इसको जो है हम लोग कैसे लिख देंगे, जूल लिखेंगे, ठीक है, जूल लिखेंगे ऐसे करके, और यहाँ पे ठीक है, जूल पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। आप जो है हम लिख दिए जूल पर सेकेंड, अब ये बाबू जूल पर सेकेंड जो है, ये जो जूल पर सेकेंड है, इसी जूल पर सेकेंड को जो है ना हम लोग वाट बोलते हैं। ध्यान दो, इसी जूल सेकेंड को जो है ना हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, वाट बोलते हैं, ठीक है, वाट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, क्वेश्चन में आएगा कि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, तो आप देखना मैक्सिमम टाइम कि आदमी वाट्स बोल देता है, सब कोई आपको बोलेगा कि वाट्स होता है, यानी कि पावर का एसआई यूनिट जो होता है सबको बोलता है सर क्या होता है, वाट्स होता है, ठीक है। लेकिन वाट्स जो होता है किसके बराबर होता है, एक क्वेश्चन आ जाएगा, आप कंफ्यूज कर रहे, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ वाट्स जो होता है किसके बराबर होता है, आप बोलना सर जूल जूल पर सेकेंड के बराबर होता है सर, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है हाँ, कि आपको जो वाट्स होता है वो वाट्स किसके बराबर होता है, जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन आराम से बने, तो क्वेश्चन कैसे बन गया, पहला तो आपको फॉर्मूला हो गया रेट ऑफ, यहाँ पे देखो यहाँ W है, यहाँ T, इसको हम लोग एक्सप्रेशन में ऐसे बोलेंगे वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं पावर। अब यहाँ देखो एक चीज और बात समझो, यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्सप्रेशन पे ध्यान दो। आप बोलिएगा सर कि हम लोग जैसे यहाँ वर्क बोलेंगे, वर्क जो होता है वर्क को हम लोग यहाँ पावर है और यहाँ ई है,
यहाँ देखो W बराबर हम लोग लिख रहे हैं P अब इंटू T, ठीक है, पावर इंटू टाइम। अगर बात समझो, ये पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का क्या बोलेंगे, वाट। क्या बोलेंगे यहाँ पे, वाट। और यहाँ टाइम क्या है बाबू, सेकेंड। ये चीज भी ध्यान रखना है कि आपको जो वर्क होता है वाट सेकेंड, वो भी आपको किसके बराबर होगा, आपको जूल के बराबर होगा। यानी कि वाट सेकेंड भी आपको क्या होगा, वाट सेकेंड भी आपको जो है आपको जूल के बराबर होगा। तो ये चीज भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वाट सेकेंड जो होगा आपको किसके बराबर होगा, तो आपको जूल के बराबर होगा। अब आगे समझ में आ गया आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो आपको पहला क्वेश्चन सही बन गया, दूसरा में ये आपको हो गया जूल पर सेकेंड को हम लोग वाट करते हैं, ठीक है। और आपको वाट सेकेंड जो होता है किसके बराबर होगा, आप बोलिएगा सर जूल के बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, जूल के बराबर होगा। पावर का एसआई यूनिट क्या होगा, वाट्स होता है, और वाट किसके बराबर होता है, जूल पर सेकंड के बराबर। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या आएगा बाबू, कि मान लो कि आप अपना घर में या गांव घर में देखते होंगे कि जनरेटर यूज करता है, मशीनरी चीज यूज करता है, तो उसमें देखना कि उसमें जो पावर रहता है ना, वो हॉर्स पावर लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, एचपी। हाँ भाई 9 एचपी का मेरा जनरेटर है। तो वहां पे जो एचपी है, यानी कि हम लोग जो मशीनरी चीज में जो यूज करते हैं, वहां पे आपको जो पावर है कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हॉर्स पावर में। अब देखो यहाँ पे 1 एचपी जो होता है, ये फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला नहीं याद कर लेना इसको। 1 एचपी, एचपी मतलब हॉर्स पावर, बराबर हॉर्स पावर बराबर क्या हो गया, 746 वाट। ये भी बहुत काम वाला चीज है बाबू, तो इसको याद रखना, ठीक है। हॉर्स हॉर्स पावर, इसको बोलते हैं अश्व शक्ति। अश्व शक्ति भी का हिंदी में लिखा रहेगा अश्व शक्ति, तो देख लेना अपना। हॉर्स पावर, एचपी का मतलब हॉर्स पावर, 1 एचपी बराबर 746 वाट। तो ये चीज आपको जो है टू द पॉइंट आपको बता रहे हैं कहां से क्वेश्चन आएगा, कोई आपको ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है साइंस में। आगे देखते हैं हम लोग, यहां तक समझ में आ गया होगा। तो ये चीज और समझो कि मान लो कि आप पावर लिखते हैं, ठीक है, तो कहीं भी देखिएगा पावर ऐसे भी लिखा जाता है कि पावर का यूनिट आपको हो गया, पावर का जो यूनिट हो गया, पावर का यूनिट, तो पावर का यूनिट देख लिए आप कि क्या होता है सर, पैसा यूनिट में लिखा है कि आपको वाट होता है बाबू, वाट्स, ठीक है, आपको होता है वाट्स। लेकिन एक चीज और ध्यान देना कि जो पावर होता है ना, वो पावर को ऐसे भी लिखा रहता है, कैसे, यहाँ यूनिट में ऐसे भी लिखा रहेगा बाबू, किलो वाट और मेगावाट, ऐसे भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये जो है पावर का बड़ा यूनिट है, पावर हम लोग मेजर करेंगे तो ये बड़ा यूनिट है, यानी कि मेगावाट। अब किलो के मतलब क्या हो गया, तो किलो के मतलब हो गया कि 1000 वाट का है सर, ठीक है। और मेगा का मतलब क्या हो गया सर, 10⁶ वाट है, ठीक है। 10⁶ वाट। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो है आपको पता चल गया कि पावर का यूनिट आपको ऐसे भी लिखा रहता है, वाट में, मेगावाट में, गीगावाट में, जो भी हो, मेगावाट में जैसे मैक्सिमम टाइम लिखा रहता है, ठीक है। तो ये भी जो है आपको किसका यूनिट है, पावर का आपका यूनिट। आपको तो ये चीज समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अब देखो, अब हम लोग थोड़ा चलते हैं एनर्जी में।
आपका जो एनर्जी होता है, एनर्जी क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखो बाबू, एनर्जी एनर्जी का मतलब होता है कार्य करने का जो क्षमता होता है, ठीक है, कार्य करने का जो आपके अंदर इफिशियंसी है, वही तो आपका एनर्जी है। यानी कि नॉर्मली एनर्जी कुछ नहीं है, एनर्जी क्या है, तो कार्य करने का एक क्षमता है। आपके अंदर किसी भी काम करने करने का कितना एफिशिएंसी है आपके अंदर, वही क्या है, वही आपको एनर्जी है। ठीक है, अब यानी कि कहने का मतलब क्या होगा, इसको अगर डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे तो बाबू क्या करेंगे, रेट ऑफ रेट ऑफ रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि कार्य करने का क्या है, आपका जो दर है, कार्य करने के अंदर आपका जो कैपेसिटी है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क, आपके अंदर किसी भी काम करने का क्या आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क करने का जो आपको कैपेसिटी है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एनर्जी। तो आगे देखते हैं हम लोग कि ये जो एनर्जी है, नॉर्मली हम लोग जो एनर्जी है वो दो तरह से हम लोग बांट देते हैं। एक को हम लोग पहले समझ लो यहाँ पे, ये जो एनर्जी होता है, एनर्जी का एसआई यूनिट आप लोग को पता है, ये चीज ध्यान रखना है, ये भी याद करना है, एसआई यूनिट। ठीक है, तो आपको जो वर्क का होता है या एनर्जी का जो आपको एसआई यूनिट होता है, लगभग दोनों का क्या आता है बाबू, तो सेम होता है। तो यहाँ जो एसआई यूनिट देख रहे हैं, एसआई यूनिट जो एनर्जी का देख रहे हैं, वो क्या होता है आपको, जूल होता है। ये चीज ध्यान रखना है। और ये भी जो है आपको कौन सा क्वांटिटी है, तो ये आपको याद करना सर, ये जो होता है ना स्केलर क्वांटिटी है, ये चीज है ना, यही चीज एग्जाम में आता है, पॉइंट जो हम लिखवा रहे हैं स्केलर क्वांटिटी, एसआई यूनिट, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही तो आपको एग्जाम में आता है। तो कहने का मतलब एनर्जी के बारे में आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो समझ गए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको बता रहे थे कि एनर्जी के बारे में आपको बता दिए, एनर्जी क्या होता है, तो आप बोलिए कि एनर्जी तो होता है कार्य करने का जो क्षमता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। दूसरी बात यहाँ पे एनर्जी के बारे में बताया कि एनर्जी तो होता है कैसा, आपको क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो आप बोलिए कि नहीं सर, जो आपको एनर्जी होता है वो स्केलर क्वांटिटी। और आपको बता दिए, इसके बाद हम लोग पढ़े कि देखते कि वो कैसा क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा उसका यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ लिया। आपको जो एनर्जी होता है, एनर्जी और वर्क का जो यूनिट होता है, वो दोनों क्या आता है आपको, अब देखते हैं यहाँ पे जो आपको एनर्जी पढ़ेंगे, तो एनर्जी केवल हम लोग दो टाइप से पढ़ेंगे। एक एनर्जी वैसा होगा जो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके कारण एक एनर्जी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और उसके पोजीशन के कारण, उसके कॉन्फ़िगरेशन के कारण एक एनर्जी पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, पहला हेडिंग देंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी, क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, ये चीज समझो। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी है, यानी कि बस इतना यहाँ इतना ही रखना, ड्यू टू मोशन, ड्यू टू मोशन, बस, यानी कि गति के कारण जो एनर्जी होता है ड्यू टू मोशन। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो एनर्जी ड्यू टू मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बाबू, काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है वो याद रखना है कि आपको हाफ m और v स्क्वायर होता है।
ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। तो डायरेक्ट भी आपको पूछ देता है कहीं कहीं एग्जाम में, तो ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात, न्यूमेरिकल भी पूछ देता है, तो यहां समझ लेना एम क्या है। तो यहाँ एम होता है सर मास, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको बोलेगा सर भी क्या होता है, तो आप बोलेगा कि भी होता है वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, वेलोसिटी ऑफ बर्ड, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, कहने का मतलब कि आपको जो काइनेटिक एनर्जी हो गया, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो एनर्जी होता है उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी बराबर जो होता है वो एक्सप्रेशन का वो ध्यान रखना, ये काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर, तो बोलेगा सर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। पहला क्वेश्चन ये आपको याद करना है। और छोटी बड़ी छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है इससे, कि आपको इसका मान दे देगा कि कोई ऑब्जेक्ट है उसका मान लो कि हाँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मास मान लो कि दे दिया 2 केजी का, आपको बोलेगा कि ये बताओ काइनेटिक एनर्जी निकालो। तो आप कैसे निकालिएगा, तो क्या कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालिएगा, आप लिखिएगा सर काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी होता है, यहाँ पे देखिए, यानी कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और मान लो कि ऑब्जेक्ट का मास जो है हम लिख रहे हैं 2 केजी, ठीक है ना, और वो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी बताओ, आप बोलेगा सर काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ है और एम और वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे लिखिएगा सर हाफ है और एम के जगह पे सर कितना है, मास कितना है, तो 2 यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है, और भी देखो भी स्क्वायर, भी के जगह पर कितना है आपको, तो आप बोलिएगा सर 5 गुने 5, 2 बार है तो 5 25, ठीक है, 25 गुना 50 से 2 से 2 काट दो तो कितना हो गया 50 25, ये क्या हो गया, इतना आपको जूल हो गया, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जितना आपको जूल हो गया। तो बात तो समझ में आ गया आपको कि हम लोग कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब एक चीज आगे समझते हैं, एक चीज इसी में आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो थोड़ा गौर करना है हमें। देखो कैसे ध्यान देना है, मान लो कि जैसे हम यहाँ पे बाबू लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, आप बोलिएगा सर काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या बोलेंगे, हाफ एम और वी स्क्वायर। यहां तक तो कोई किसी का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन लिख दिए। अब एक चीज ध्यान दो, जब आपको हम लीनियर मोमेंटम पढ़ाए थे तो आपको याद होगा कि सर लीनियर मोमेंटम बराबर होता है एम इंटू वी, यानी कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब यहां ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे आप यहां पे बोल दिए कि सर लीनियर मोमेंटम क्या आता है, तो हम बोलेंगे कि सर m into v, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ध्यान देना, यहां से डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन ही दे देता है। तो बात ध्यान देना बाबू, अगर मान लो कि अगर कोई भी नंबर से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होता है, नहीं प्रॉब्लम होता है। क्यों नहीं होता है, कि वो नंबर कट जाता है। तो यहां ध्यान दो कि मान लो कि हम लिख दिए 1/2 है और इधर हम क्या किए, यहाँ m, ठीक है, और m से m तो आपको यहाँ पे m है तो यहाँ m तो रहेगा ही, और हम क्या कि यहाँ m लिखे है ना, तो यहाँ क्या कर दिया बाबू, मल्टीप्लाई किया, अब भी तो है तो ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, आप बोलिएगा कि सर ये जो है आपको
काइनेटिक एनर्जी है सर। अब यहाँ पे देखो बाबू, m और m क्या हो गया, m स्क्वायर, तो 1 बाई कितना होगा बाबू 2m, और इसको बोलेंगे सर m स्क्वायर और v स्क्वायर। तो ठीक है बाबू। अब बोलिए m और v बराबर क्या होता है बाबू t। तो यहाँ ध्यान दो कि 1/2m हो गया, और एक ऐसे हम लोग मैथ को आता ही होगा आप लोग को, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अब क्या कीजिएगा, ये जो mv है ना, इस mv के जगह पे क्या करेंगे, आप बोलेगा सर p लिखो, तो हम बोलेंगे कि ठीक है लिख देते हैं यहाँ पे 1/2 है m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू p स्क्वायर। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि जब काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर लिखेंगे p स्क्वायर बाय 2a। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको तो स्टार मार्क कर लो, कई बार इसको न्यूमेरिकल दिया जाता है और आपको डायरेक्ट एक्सप्रेशन भी दे देगा। ये क्या है, ये जो है रिलेशन है, ये किसके किसके बीच रिलेशन है, तो आप बोलिएगा सर ये रिलेशन जो है काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का एक रिलेशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का रिलेशन है। कहने का मतलब कि मान लो इस एक्सप्रेशन को हम लोग और कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दो। आप बोलिएगा सर p स्क्वायर बराबर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, कैसे लिखेंगे, तो सर ये काइनेटिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सर, यानी कि 2m और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। और क्या लिखेंगे सर, ये p बराबर होगा ना, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा सर ऐसे, यानी कि 2m और काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि आपको एग्जाम में जो है ना ये भी एक्सप्रेशन दे देगा, आपको पता हो जाएगा कि मोमेंटम का रिलेशन है। यहाँ से ही निकला है आपको, तो ये भी क्वेश्चन में दे सकता है, ये भी क्वेश्चन में दे सकता है। तो कहने का मतलब कि आप जो है ये चीज, ये जो फॉर्मूला है ना, उसको आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा तो आपको फायदा होगा। तो कहने का मतलब है कि आप समझ गए होंगे कि काइनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन क्या आ सकता है। तो पहली बात, पहला पॉइंट के चलो याद नहीं है, मान लो कि हम वो डिराइव किए हैं, चलो ये चीज भूल जाओ, लेकिन बाबू आपको एक काइनेटिक एनर्जी है ना, वो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आपको जुबान पे याद होना चाहिए। कई बार जो है आपको डायरेक्ट यही दे देगा तो आपको याद रहेगा तब ना, कई बार क्या है कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल दे देगा, याद रहेगा तब ना। अच्छा, ये आपको दे देगा तो पता चल रहा है याद है, याद है। अब देखो शुरू से जो आपको साइंस जो है ना, आपको क्या है कि रेगुलर वे में पढ़ा जाता है। जैसे हम लोग मोमेंटम पढ़े थे, लीनियर मोमेंटम, अब मोशन लीनियर मोमेंटम पढ़े थे, तो देखो लीनियर मोमेंटम क्या यहाँ पे यूज हो गया, लीनियर मोमेंटम का भी आपको यूज हो गया। तो कहने का मतलब अगर हम लोग सीरीज वाइज पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एक चीज और बात ध्यान दो यहाँ पे, तो क्या ध्यान देना है छोड़ो, समझो ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो सारा चीज आपको यहाँ से जानकारी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं लेने का, ध्यान ध्यान टेंशन नहीं लेने का, बात ध्यान देने वाली बात। क्या ध्यान देने वाली बात है, बात मान लो कि क्वेश्चन में कई बार ऐसे आता है कि मान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हम डबल कर देंगे, बात समझो। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है और पहले उसका वेलोसिटी भी था, ठीक है। मान लो कि वेलोसिटी पहले क्या था, v था, और बाद में हम वेलोसिटी कर दिए बाबू 2v ना, वेलोसिटी बढ़ा दी। तो एक चीज ध्यान देना, तो आपको बोलेगा कि पहले अगर वेलोसिटी v था और बाद में वेलोसिटी हम लोग 2 टाइम्स कर दिए, यानी कि दुगना कर दिए, तो आपको पूछेगा कि ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। आपको बोलेगा कि ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, आप बोलिएगा क्या, अच्छा काइनेटिक एनर्जी, ध्यान दो यहाँ पे। तो आप बोलिएगा कि सर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर भी वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ m v स्क्वायर, ठीक है बाबू। चलो ठीक है जी,
अब वेलोसिटी के यहाँ भी माने इसलिए भी लिख दिए। अगर वेलोसिटी आप x मान लेते x लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखो, अब ये वेलोसिटी जो था पहले v वेलोसिटी से जा रहा था, अब वो जो ऑब्जेक्ट है अब 2v वेलोसिटी से जा रहा है। तो कहने का मतलब कि यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा सर वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। और m अब बाबू कितना हो गया 2v², ठीक है। ये 2v वेलोसिटी के जगह पे कितना लिखेंगे 2v वेलोसिटी कितना हो गया। चलो आगे समझो, ठीक है सर। अब क्या होगा, आप बोलिएगा कि सर अब क्या होगा 1/2 हो गया और m हो गया, और यहाँ पे दो, यहाँ जो पावर है ना सर पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है, मैं तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पे पावर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 2 का पावर 2 हो जाएगा, तो कितना हो गया बाबू, तो बोलिएगा कि सर 4 हो जाएगा। और यहाँ v पे पावर जाएगा तो आप बोलिएगा सर v² हो गया ना। अब देखो छोटू, एक काट नहीं देना, ठीक है, ज्यादा चालाकी नहीं करने का, यानी कि ऐसे ऐसे धर के काट, ठीक है, कोई रिजल्ट नहीं आपको निकलेगा। इसलिए हम लोग क्या किए कि 4 वाला है ना इसको साइड में ही रखो तो अच्छा है, ठीक है। और इनटू 1/2 है और m है तो m है और v है तो बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखो a जो है क्या था काइनेटिक एनर्जी, फोर्स शुरू होला a काइनेटिक एनर्जी, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट शुरू में भी वेलोसिटी से जा रहा है और बाद में उसका जब बढ़ा दीजिएगा वेलोसिटी, सॉरी उसका वेलोसिटी दुगना कर दीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 4। बात समझो, और समझने वाली क्या इंटरेस्टिंग बात है, बात समझो। यहां मान लो कि 2 है तो 2 का स्क्वायर कर दिए तो 4 हो गया। अगर मान लो कि 3 रहेगा तो 3 का स्क्वायर कर दो तो 9 हो जाएगा, यानी कि अगर 3 टाइम्स कर देंगे तो 9 गुना बढ़ जाएगा, अगर 4 टाइम करेंगे तो 16 टाइम बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर वेलोसिटी डबल कीजिएगा तो यहां सर, यहां देखो एक चीज और ध्यान दो, यहां काइनेटिक एनर्जी है और सर बोलिए कि ये सर वेलोसिटी है। अगर सर में वेलोसिटी अगर 2 कर रहे हैं सर दुगना कर रहे हैं तो यहाँ 4 गुना हो जा रहा है, यानी कि स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है। अगर 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, अगर 4 गुना करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो बात एक कॉमन सेंस है, एक चीज यहाँ क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है, तो ये चीज बेसिक है। तो हम लोग देखो बेसिक क्वेश्चन से ही हम लोग क्वेश्चन पढ़े हैं, तो कहने का मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या। अब देखो यहाँ, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ो क्या चीज के बारे में, तो पढ़ो आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, आराम से इंटरेस्ट करो। जैसे बात समझो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन के कारण या बनावट के कारण जो एनर्जी होता है वो जब होता है आपको क्या होता है बाबू पोटेंशियल एनर्जी। बात समझो, क्वेश्चन कैसे आता है, अगर डैम में पानी स्टोर है, क्या है डैम बना हुआ है, और अगर डैम में पानी स्टोर है तो वहां पे कौन सा एनर्जी होगा, आपको क्वेश्चन में ऐसा पड़ेगा, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अगर डैम में पानी स्टोर है वहां पे कौन सा एनर्जी होगा, तो आपको याद करना है कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। कौन सा एनर्जी होगा, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग देखे हैं, तो स्प्रिंग में कौन सा एनर्जी होता है, तो बोलिएगा पोटेंशियल एनर्जी होता है। जो हम लोग देखे हैं कि जो वॉच होता है मैकेनिकल वॉच में हम लोग देखते थे, तो उसमें क्या करते थे एक बार चाबी अगर कर एक बार चाबी दे देते थे फिर उसको छोड़ देते थे, तो वहां पे वॉच में जो एनर्जी होता है या घड़ी में एनर्जी होता है वो कौन सा एनर्जी होता है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब ये होगा
कि आपको जो एग्जाम में आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो आपको हम जब क्वेश्चन करवाएंगे तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं बाबू क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी, क्या है बाबू, पीई, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या लिखेंगे, ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू पोजीशन, या हम लोग बनावट, कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होता है, पोजीशन के कारण, कॉन्फ़िगरेशन के कारण जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बस इतना ही आपको समझना है, और क्या समझना है वो सब ध्यान दो कि आपको जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन बाबू याद करो, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है सर एम जी एच। ठीक है, एम जी, ये चीज याद आपको रखना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या। आगे हम लोग समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी, तो हम लोग समझ लिए। अब थोड़ा सा और एक चीज गौर करने वाली बात है, तो हम लोग देखेंगे बाबू, पोटेंशियल एनर्जी हो गया ना, तो हम यहाँ पे अब देखो कि अब आगे जो पढ़ना है, जो एग्जाम में आता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्वेश्चन आता है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग कहेंगे कि जो भी एनर्जी होता है, जैसे मान लो कि जनरल लाइफ है, जैसे इंसान है, तो कहावत है, गांव या घर में कहावत है, फील्ड वगैरह में कहावत होता है कि जब आदमी को मरता है तो कुत्ता में जन्म लेता है, बिल्ली में जन्म लेता है, मेढक में जन्म लेता है, हाथी में जन्म लेता है। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, वो जो है ना वो बेस्ड है कंजर्वेशन। कहने का मतलब है कि एनर्जी जो है ये ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो इसको बनाया जा सकता है, ना इसको डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, ना तो इसको खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में चेंज कर दिया जा सकता है। मेरा प्राण निकल गया, और आदमी कहता है कि प्राण जब निकलता है तो कुत्ता में जन्म ले लेगा, मेढक में जन्म ले लेगा, तो कहने का मतलब आदमी का जो एनर्जी है वो मनुष्य रूपी जो एनर्जी है वो मेढक रूपी एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, यानी कि हाथी रूपी एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। कहने का मतलब है, ठीक है, लेकिन यहाँ मेढक को याद नहीं करना है, आदमी को याद करना है। यहाँ पे आपको देखते हैं क्या करना है, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाबू समझ लो, एनर्जी इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, बट लेकिन it change from one form to another form। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब इट कैनॉट बी क्रिएटेड, ना तो इसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना तो इसको हम लोग बना सकते हैं, या और ना हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब इसी पे एप्लीकेशन बेस्ड बाबू क्वेश्चन आ जाएगा। वो क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लो कि आपके घर में डायनेमो रहता है, ठीक है, तो डायनेमो क्या करता है कि उसमें जो एनर्जी होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को जो है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब हो गया कि सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एप्लीकेशन आपको आता है कि जैसे डायनेमो जो होता है, हम आपको आप ही के रूप में समझाए थे, लेकिन यहाँ डायनेमो के आपको पढ़ना है बाबू, डायनेमो। ठीक है, इसको ध्यान दो कि इसका काम क्या है, ये चीज याद रखना है, क्वेश्चन में आता है। ठीक है, डायनेमो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी
टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये चीज ध्यान रखना है, आपको जो डायनेमो होता है ना, तो डायनेमो को काम क्या है, देखना घर्षण से उसमें एनर्जी पैदा होता है और वो एनर्जी स्टोर हो जाता है। और जब एनर्जी जब स्टोर हो जाता है तो हम उसको यूज करते हैं कहाँ पे, घर में यूज करते हैं, फैन चलाने के लिए, लाइट चलाने के लिए, ठीक है, टीवी चलाने के लिए। तो कहने का मतलब वो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल फैन में चलाने में, लाइट चलाने में। तो हमको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही वेस्ट हो रहा है, यानी कि एनर्जी आपको कभी खत्म नहीं होता है, एनर्जी को क्रिएट किया जा रहा है, इट क्रिएटेड, ठीक है, सॉरी, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, ना इसको बना सकते हैं ना इसको हम लोग नष्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है इसको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायनेमो देख रहे हैं बाबू, ये डायनेमो किस पे है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कहने का मतलब डायनेमो क्या करता है, तो आपको याद रखना है ये चीज जो है, आपको ध्यान रखना है बाबू, ये चीज एग्जाम में आता है। और एग्जाम में लिखते हैं जैसे माइक्रोफोन, माइक्रोफोन लगा के गाना सुनते हैं, ठीक है, आपको माइक्रोफोन के बारे में समझ लो, तो माइक्रोफोन भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे है। तो एक क्या करता है, तो देखना कि आवाज निकलेगा और आवाज निकलेगा तो एक वायर होता है और वायर से आपको कान तक पहुंचता है, यानी कि साउंड एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। आपको साउंड एनर्जी जो है, साउंड एनर्जी, ठीक है, साउंड एनर्जी टू, आप किसमें याद करोगे, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सब ध्यान देने वाली बात है आपके एग्जाम में, यानी कि माइक्रोफोन के बारे में आ जाएगा तो भी बता दीजिएगा, आगे समझ लो, 4-5 क्वेश्चन दे देते हैं आपको एग्जाम में आता है। डायनेमो हो गया। अब लाउड स्पीकर जैसे कि है, तो लाउड स्पीकर में भी आ जाता है बाबू, ठीक है, तो लाउड स्पीकर में क्या है, पहले लाइन दीजिएगा कैसेट लगा के, तब उसको ऑन कीजिएगा ना, तब उधर बाहर निकलता है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है, यानी कि लाउड स्पीकर का भी मालूम हो गया आपको, माइक्रोफोन के बता ही दिए, लाउड स्पीकर के आपको हो गया। आगे समझो, आप लोग मोमबत्ती जानते होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल मोमबत्ती के बारे में आप समझ लो, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो इसका एप्लीकेशन आपको बता दे रहे हैं। आगे कैंडल, मोमबत्ती, ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी, या हीट भी प्रोड्यूस होता है बाबू, हीट एनर्जी, ठीक है, यानी कि ये भी ध्यान देना है, हीट भी आप लिख लो यार, यहाँ हीट एनर्जी, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो यही जाता है लाइट एनर्जी। आगे आपको कैंडल हो गया। आप बोलिए इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आ जाएगा, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या बोलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू, कहां पानी ऊपर चढ़ाते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ ध्यान रखना है बाबू, आपको कर्टिंग जो होता है ना, वो मोमबत्ती केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है, तो लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिक जो होता है, तो यहाँ पे लिख देना है कि इलेक्ट्रिक मोटर लिख देना, अच्छा लगेगा बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर जो होता है आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में आपको
कन्वर्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एप्लीकेशन हम लोग देख लिए यहाँ पे कि कैंडल के एग्जांपल लिए, आपको इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जांपल ले लिए, आपको डायनेमो का एग्जांपल लिए, लाउड स्पीकर का एग्जांपल लिए, सोलर एनर्जी के भी देख लेना। सोलर एनर्जी क्या होता है जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको देखते हैं कि सौर एनर्जी को आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। किस तरह से एग्जाम में आता है, तो हम लोग क्वेश्चन जब लगाएंगे तो सारा जो है आपको प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ आज तक जो क्या पढ़े वो चीज समझो। तो हम लोग पढ़े हैं पूरा वर्क के बारे में पढ़ लिए, आपको एनर्जी के बारे में पढ़ लिए, पावर के बारे में पढ़ लिए। अगला क्लास जब होगा वो ग्रेविटेशन पे होगा, ठीक है। तो छोटा छोटा चैप्टर है आपको फिजिक्स का, आपको थैंक यू। अगर वीडियो सही लगता है इसको पूरा से पूरा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।